अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, इनसाइड में मौजूद अगर मैं कुछ पाकिस्तान के चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल आसिम मुनीर को एक मरतबा फिर मुतनाज़ा बनाने के अमल का आगाज़ किया गया है और इस मरतबा फिर उनके मसलक को ही बुनियाद बनाया जा रहा है और बार बार एक बात को तकरार के साथ किया जा रहा है कि जनाब जनरल आसिम मुनीर साहब और उनके अहल खाना सुन्नी मसलक से ताल्लुक़ नहीं रखते। और अगर आपको याद हो तो ये सारी की सारी बात इससे पहले भी इसी तरीके से उछाली गई थी और सऊदी सफ़ीर को आधी रात को नींद से जगाया गया था और उनको बताया गया था कि जनाब पाकिस्तान का जो नया चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ है वो आपसे मसलकी इख्तलाफ रखता है और नवाज शरीफ की या शहबाज शरीफ की जो हुकूमत है वो जानबूझ कर जो है एक ऐसे शख्स को चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ बनाना चाहती है जो सऊदी मसलक के बिल्कुल ख़िलाफ़ मसलक बिल्कुल उलट मसलक रखता है। और ये मसलक की लड़ाई की बुनियाद पर या इस मसलक की बुनियाद के ऊपर उस वक्त चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ की अपॉइंटमेंट को मुतनाज़ा बनाने की कोशिश की गई थी, लेकिन उस वक्त ये काम जो है वो नाकाम हो गया और आसिम मुनीर साहब जो है वो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ बन गए। अब जब ये सारी गर्द बैठ गई थी, सवाल बड़ा लॉजिकल है कि जब ये सारी गर्द बैठ गई थी तो फिर अचानक मसलक को और ख़ास तौर पर चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल आसिम मुनीर साहब के मसलक को एक मरतबा फिर टॉक ऑफ द टाउन बनाना, एक मरतबा फिर उसको मुतनाज़ा बनाना, एक मरतबा फिर इस सारी की सारी कहानी को री राइट करना, इस सारे के सारे प्लॉट को रीडिज़ाइन करने की क्या ज़रूरत पेश आई। और दूसरा इंपॉर्टेंट सवाल कि क्या चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ के को मुतनाज़ा बनाना, चाहे वो OTS का मामला हो, चाहे वो काकूल का मामला हो, चाहे वो मसलक का मामला हो, चाहे वो अपॉइंटमेंट का मामला हो, चाहे वो सीनियरिटी का मामला हो, चाहे वो रिटायरमेंट का मामला हो, हर एक चीज़ को बार बार हिट क्यों किया जा रहा है। और क्या ये जो नई मुहिम चली है इसका ताल्लुक़ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ख़िलाफ़ चलने वाली 9 मई से जो एक पब्लिक सेंटिमेंट डेवलप हुए हैं उसके साथ तो नहीं है। और तीसरा इम्पॉर्टेंट सवाल जो मेरे ख़्याल में इस वक्त उठ रहा है वो जो इंटरनेशनल लड़ाई जो इस एरिया के अंदर ख़ास तौर पर इस खत्ते के अंदर लड़ी जा रही है, क्या जनरल आसिम मुनीर साहब को एक मरतबा फिर मुतनाज़ा बनाने का ताल्लुक़ इस लड़ाई से नहीं जो हालिया दिनों के अंदर यहाँ पर लड़ी जा रही है और इसने मुस्तकबिल में और ज़्यादा शदीद होना है, मेरा ये मानना है। अलबत्ता सबसे पहले तो मैं आपको ये बात ज़रूर आगाह करना चाहूँगा कि जिस वक्त चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल आसिम मुनीर साहब की अपॉइंटमेंट का इशू चल रहा था, जनरल कमर जावेद बाजवा साहब चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ थे, आखिरी अय्याम चल रहे थे, अक्टूबर नवंबर का ये टाइम था और उस दौरान भी उस वक़्त के कुछ ऐसे पसे पर्दा किरदार, मैं नाम ले लेता हूँ अब दोनों का, खैर जनरल फैज़ हमीद साहब, उनके कहने के ऊपर कुछ लोगों की अपॉइंटमेंट की गई थी नादरा के अंदर, ठीक है जी। और नादरा आपको पता है कि वो डेटाबेस को हैंडल करता है पाकिस्तान के तमाम शहरियों की और इसके साथ साथ हर एक इशू जो कि किस बंदे के कौन सा बैंक अकाउंट है वो उसके नादरा के ज़रिए आएंगे। उसके बाद फिर पासपोर्ट्स हैं, पासपोर्ट्स भी अब मशीन रीडेबल बन गए हैं और पासपोर्ट की डोमेन भी नादरा के डेटाबेस के साथ लिंक हो गई है। जिस वक्त ये अपॉइंटमेंट्स का इशू चल रहा था तो उस वक्त ख़ास तौर पर नादरा के डेटाबेस को टारगेट किया गया और नादरा में ही मौजूद कुछ शख्सियात ने जो फैमिली ट्री है चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल आसिम मुनीर साहब का, उसके ऊपर अटैक करने की कोशिश की। अटैक करने का मतलब यह है कि उनकी फैमिली ट्री के डाटा को रिट्रीव करने की कोशिश की गई, उस डाटा तक एक्सेस हासिल की गई और ख़ास तौर पर यह बात देखी गई कि चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल आसिम मुनीर साहब, उनकी अहलिया, उनके बच्चे, जनरल आसिम मुनीर साहब के ससुराली रिश्तेदार और ख़ास तौर पर उनके जो बरादर निस्बती या ख़वार निस्बती जो भी लोग थे उनके जो ताल्लुकात हैं उसको भी देखा गया और ख़ास तौर पर चेक किया गया कि उनकी ट्रैवल हिस्ट्री क्या है, क्या इन लोगों ने जो है वो मुल्क से बाहर गए हैं और अगर मुल्क से बाहर गए हैं तो क्या वो ईरान तो नहीं गए। पर्टिकुलरली ये तमाम चीज़ों को चेक किया गया, लेकिन उसके बाद ये उनको मतलूबा जो वो चीज़ें चाहते थे वो हासिल नहीं हो सकी और फिर सऊदी सफ़ीर को जिस वक्त रात को जगाया गया और उनके साथ ये चीज़ें शेयर की गई, फिर आला तरीन सतह के ऊपर जो हैं शहबाज शरीफ साहब, उनको ख़ास तौर पर सऊदी अरेबिया जाना पड़ा, वहाँ पर जाकर शाह सलमान से और मोहम्मद बिन सलमान साहब से मुलाकात करनी पड़ी और उनके पास जाकर उनको तमाम तर तफसीलात और इसके बैकग्राउंड से आगाह करना पड़ा और उनको बताना पड़ा कि जनाब ये जो कहानी इस वक्त बनाई जा रही है ये कहानी भी उसी कहानी के साथ
जुड़ती है जिन्होंने माजी के अंदर भी आपको धोखा दिया, यानी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान साहब। अब रिसेंटली पाकिस्तान इस वक्त एक क्रॉस रोड पर है। क्रॉस रोड पर इस वजह से है कि पाकिस्तान अमरीकी ब्लॉक से बाहर निकलकर इस वक्त चाइना के ब्लॉक में जा रहा है, और जो रिसेंट इनिशिएटिव्स हो रहे हैं उसके अंदर सऊदी अरेबिया पाकिस्तान की मदद के लिए बहुत ही ज़्यादा फोरफ्रंट पर है, सामने है, ओपनली है, और सबके सामने आकर पाकिस्तान की मदद करने के लिए वो सरगर्म है। चाहे वो रोड टू मक्का प्रोजेक्ट हो, चाहे वो गवादर ऑयल रिफाइनरी हो, चाहे उनके जो दीगर प्रोजेक्ट्स हैं जो पाकिस्तान के साथ वो इनिशिएट करना चाह रहे हैं, और ख़ास तौर पर जो सी पैक के अंदर सऊदी जो गवर्नमेंट है उसकी इन्वॉल्वमेंट है, और उसका भी ये रोल्ड एंड बेल्ट इनिशिएटिव के साथ ख़ुद को लिंक करना है। इस सारे मामलात के अंदर सऊदी अरेबिया इस वक्त बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस इख्तियार कर गया है, ख़ास तौर पर पाकिस्तान के मामलात में। और इसी तरीके से चाइना की सालसी की वजह से सऊदी अरेबिया और ईरान, इन दोनों के ताल्लुकात में भी जो है वो बेहतरी आ रही है, बल्कि बहुत ज़्यादा बेहतरी आई है, और ताल्लुकात जो है वो अब नॉर्मल लेवल के ऊपर आ रहे हैं, और दोनों मुल्क एक दूसरे के अंदर अपने सफारत खाने खोलने की तरफ जा रहे हैं। तीसरी इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट जिस पर बहुत सारे, जब यहाँ पर लोग बात करते हैं तो बहुत ज़्यादा एतराज़ात करते हैं, और वो मामला है जनाब बिलावल भुट्टो जरदारी साहब का दौरा है भारत, और ख़ास तौर पर उस मौके पर जब वो ये जो शंघाई ताउन तंजीम है उसका गोवा के अंदर इजलास है, वहाँ पर गए, और वहाँ पर जाने पर यह कहा गया कि जनाब पाकिस्तान के मफादात को कुर्बान कर दिया गया, ये कर दिया गया, वो कर दिया गया, भारतीय वज़ीर ख़ारजा ने तो हाथ तक नहीं मिलाया, भारतीय वज़ीर ख़ारजा ने तो वार्म वेलकम नहीं किया, वगैरह वगैरह इस तरह की तमाम बातें की गई। और उस वक्त भी इसी प्लेटफॉर्म से ये बात कही गई थी कि वज़ीर ख़ारजा का दौरा भारत वो इंडिया को खुश करने के लिए नहीं है, इंडिया को राज़ी करने के लिए नहीं है, बल्कि ये दौरे का ताल्लुक है चाइना, क्योंकि ये तंजीम को हेड करता है चाइना, लिहाजा ये चाइना को खुश करने के लिए है, चाइना के लिए किसी तरह की कोई प्रॉब्लम क्रिएट करने के लिए नहीं था। और अब देखें उसके असरात सामने आ रहे हैं कि इंडिया ने कॉन्फ्रेंस का इनेकाद करने का ऐलान किया, कहाँ? श्रीनगर में, और चीन वो मुल्क है जिसने G10 की मीटिंग के अंदर जाने से इनकार कर दिया, ये कहते हुए कि जनाब श्रीनगर एक मुतनाज़ा एरिया है, कश्मीर एक मुतनाज़ा इलाका है, और वहाँ पर जाना, वहाँ पर इस तरह के इवेंट्स का इनेकाद करना वो UN चार्टर की खिलाफ वर्जी होगा, लिहाजा मैं इस जो है इजलास के अंदर शिरकत नहीं करूँगा। ये वो फ़र्क है जिसको हमें मलूज़ खातर रखना चाहिए। और इसके साथ साथ एक और डेवलपमेंट है जिसको हमें नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए, वो है भारत। और नरेंद्र मोदी साहब के आज से 2 दिन पहले जो स्टेटमेंट आई थी पाकिस्तान के हवाले से, उसको मद्देनज़र रखना चाहिए। ये वही सिनेरियो है जिसने आगे जाके जुड़ना है रोल्ड एंड बेल्ट इनिशिएटिव के साथ, ये कम्युनिकेशन नेटवर्क्स के साथ, क्योंकि अब के हालात के अंदर आप एक दूसरे से कम्युनिकेशनली अपने आप को डील लिंक नहीं कर सकते। नरेंद्र मोदी साहब ने इस बात का एतराफ़ किया कि जनाब हमें पाकिस्तान के साथ ताल्लुकात रखने चाहिए। उन्होंने इस बात का भी एतराफ़ किया कि जनाब मौजूदा हालात में मईशतों को, ममालिक को एक दूसरे के से यानी पीठ करके एक दूसरे के साथ वो जो है ना नहीं गुजारा किया जा सकता। हमारी मईशतों को एक दूसरे के साथ इंटरडिपेंडेंट होना पड़ेगा। ऑल्दो उन्होंने अपने रवायती मौक़िफ़ को भी दोहराया कि जनाब ये पाकिस्तान को टेररिज्म को एक्सपोर्ट नहीं करना चाहिए और उनको यहाँ पे अपनी ये फैक्ट्रियों को बंद करना चाहिए, लेकिन इस बात को मान लेना कि जनाब हम एक दूसरे से बिल्कुल जिसे हम कह सकते हैं ना एक दूसरे की तरफ पुश्त करके हम जिंदा नहीं रह सकते या कम से कम प्रॉस्पर नहीं हो सकते। ये इस बात का एतराफ़ है कि अगर इस रीजन के अंदर नया ब्लॉक बनने जा रहा है पाकिस्तान, चाइना, रशिया, ईरान, सऊदी अरेबिया का, तो आखिरकार सूनर और लेटर इंडिया को भी इसमें शामिल होना पड़ेगा। और जैसे ही इंडिया इसके अंदर शामिल होगा तो इसका मतलब ये होगा कि ये जो इख्तलाफात हैं इंडिया और पाकिस्तान के, इनको भी हल होना पड़ेगा या कम से कम इनको काम डाउन के लेवल पर, एक न्यूट्रल लेवल पर लाना पड़ेगा। और वहाँ तक लेके आना भी मेरा ख्याल है कि एक बहुत बड़ी कामयाबी होगी। लिहाजा इस सारी सिचुएशन को ख़राब करना मकसूद था और उसके लिए एक मरतबा फिर उसी सहारों की तलाश की गई जो पहले भी इस तरह के मामलात के अंदर बहुत ही ज़्यादा एक्टिवली रोल प्ले करते हैं, यानी जनाब मेजर आदिल राजा साहब। उनका एक ट्वीट है जो इस वक्त आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं, और उस ट्वीट के अंदर मेजर आदिल राजा साहब फरमाते हैं कि आसिम मुनीर बिलोंग्स टू अ ट्रेडिशनल सुन्नी फैमिली, यानी आसिम मुनीर साहब एक रवायती सुन्नी ख़ानदान से ताल्लुक़ रखते हैं। बट हिज़ वाइफ मिसिस इरम आसिम
वन ऑफ द टू डॉटर्स ऑफ सैयद गुलामाबाद शाह ऑफ जंग ओब्लिग नो ब्रदर, यानी कि उनका आगे से उनकी फैमिली के हवाले से वो बताते रहे हैं, और फिर वो ये कहते हैं आगे से उनकी साहबजादियों के हवाले से, और फिर वो ये इंकशाफ करते हैं कि जनाब ये जो आसिम मुनीर साहब की साहबजादियाँ हैं या उनकी साहबजादी जो हैं वो जिस शख्स के साथ ब्याही गई हैं वो मोहसिन नकवी साहब, यानी जो केयर टेकर चीफ मिनिस्टर हैं पंजाब के, उनके रिलेटिव भी हैं, और वो एक जिसे हम कह सकते हैं अहले तशी फैमिली के साथ ताल्लुक़ रखते हैं। अब फिर उनका ये मानना भी है कि जनाब उनका वो जो साहब जो जिनके साथ आसिम मुनीर साहब की, मैं जानबूझ के नाम नहीं ले रहा उनके, ये आदिल राजा साहब ने उनके नाम भी लिए हुए हैं कि वो एक सर्विंग आर्मी ऑफिसर भी हैं, और फिर वो ये भी कहते हैं कि जनाब वो मुतअद्दिद मरतबा यूके का उन्होंने विज़िट भी किया है ऑन ब्लू ऑफिशियल पासपोर्ट, और उनका ताल्लुक़ गुजरात से है, और फिर उनका ये कहना है कि मोस्ट ऑफ आसिम मुनीर्स इमीडिएट फैमिली इज़ सेटल्ड अब्रॉड, यूके एंड ऑस्ट्रेलिया के इस वक्त उनके जो फैमिली मेम्बर्स हैं बहुत करीबी, वो तमाम के तमाम बरतानिया और ऑस्ट्रेलिया में रिहाइश पजीर हैं। और फिर उनका ये मानना है कि जनाब मेरे पास कुछ ऐसी इंफॉर्मेशन भी मौजूद है, कुछ ऐसे डॉक्यूमेंट्स भी मौजूद हैं जो उनकी इस बात को साबित कर सकते हैं। कहने का मतलब ये है कि ये वाला शोशा जो दब गया था उसको एक मरतबा फिर दोबारा फैलाना, क्या उसका मकसद है? उसका मकसद यह है कि आसिम मुनीर साहब को दबाव में लेके आया जाए। दबाव में इस वजह से लेकर आया जाए कि सऊदी अरब यहाँ पर इन्वॉल्वमेंट अपनी दिखा रहा है, और फिर इस सारी चीज़ों को एक मरतबा फिर किसी और ज़रिए से वाया बठिंडा जाके कान पकड़ने का मतलब ये है कि ये तासुर देना कि जनाब आपके साथ धोखा हुआ, पाकिस्तान के अंदर इन्वेस्टमेंट ना करें। और ये सब कुछ क्यों किया जा रहा है? क्योंकि फ़ौजी अदालतों के अंदर मुकदमे चलने हैं। लाहौर गैरिसन के अंदर तो बाज़ाब्ता तौर पर ऐलान कर दिया गया कि जनाब कोई रियायत नहीं है, कोई छुट्टी नहीं है, चाहे सर्विंग ऑफिसर्स हैं, चाहे रिटायर्ड ऑफिसर्स हैं या उनके बच्चे हैं, चाहे वो साबिक आर्मी चीफ के बच्चे हों, उनके नवासे नवासियाँ हों, उनके दामाद हों, उनको भी माफ़ नहीं किया जाएगा। तो इसका मतलब ये है जनाब कि किसी जगह पर किसी के लिए कोई रियायत नहीं है। अब चूँकि रियायत नहीं है लिहाजा दबाव डालना ज़रूरी है, आर्म ट्विस्टिंग करना ज़रूरी है, कोशिश करना है कि जनाब ये किसी न किसी तरीके से सिचुएशन उस लेवल पर चली जाए जहाँ पर वो मतलूबा सहूलतें हासिल की जा सके, इमरान खान साहब के लिए कोई बारगेनिंग का रास्ता निकाला जा सके, कुछ गिव एंड टेक हो सके। क्योंकि जो पाकिस्तान की मईशत है वो इस वक्त उसका जो दारोमदार है वो या तो चाइना पर है या सऊदी अरेबिया पर है, और इन्हीं दोनों से नाराज़ करके या इन दोनों के साथ ताल्लुकात को ख़राब करके आप अपनी सर्वाइवल की जंग नहीं लड़ सकते। लिहाजा सर्वाइवल की जंग लड़ना है तब आपको सऊदी अरब के साथ भी अपने जो ताल्लुकात हैं उनको नेक्स्ट लेवल पर लेके जाना पड़ेगा, चाइना के साथ भी जो आपकी रिलेशनशिप हैं उनको नेक्स्ट लेवल पर लेके जाना पड़ेगा, और फ्यूचर के अंदर आपको अपने जो रिलेशंस हैं उसके अंदर इंडिया को किसी न किसी लेवल पर जाकर शामिल करना पड़ेगा। उसके बगैर आपका चारा नहीं। मिसाल देता हूँ आपको, अभी रिसेंटली जब ये आलू प्याज टमाटर जो है इनकी किल्लत हुई थी तो उस वक़्त ये जो आलू प्याज हैं ये 600 रुपये किलो मिल रहे थे, जबकि लाहौर से आधा घंटा दूर यानी अमृतसर में वो सारे के सारे 30 रुपये 35 रुपये किलो मिल रहे थे। अब अगर वहाँ से उस वक़्त इंपोर्ट कर ली जाती चीज़ें तो यहाँ पर वो कीमतों लोगों को जो ज़्यादा कीमत अदा करना पड़ी वो ना करनी पड़ती, लेकिन चूँकि इस वक्त ट्रेड बंद है लिहाजा ये वाले सेक्शन बंद हैं। अब वो खुलने के इम्कानात हैं, लेकिन उससे पहले इन ताल्लुकात को एक मरतबा फिर उसी कसौटी से गुजारना पड़ेगा जिससे वो पहले भी कई मरतबा गुजर चुके हैं। और यही वजह है कि इस सारे सिनेरियो को जहाँ पर पाकिस्तान की स्टेबिलिटी के इम्कानात नज़र आ रहे हैं, जहाँ पर पाकिस्तान के इकनॉमिक ग्रोथ के इम्कानात नज़र आ रहे हैं, जहाँ पर लोगों को रिलीफ मिलने के इम्कानात नज़र आ रहे हैं, और जहाँ पर इस बात के इम्कानात नज़र आ रहे हैं कि जनाब ये जो पॉलिटिकल बैलेंस आउट हुआ है ये पॉलिटिकल बैलेंस बहाल हो जाएगा, तो फिर उसके रास्ते में रुकावटें पैदा करने की कोशिशें जो हैं वो की जा रही हैं इस तरह का मामले को प्रोपगेट करके। अब आदिल राजा सामने आ गए हैं, अब इरफान हाशमी सामने आ जाएंगे, उसके बाद मोहित पीरज़ादा एंट्री मारेगा, उसके बाद जनाब शहीन साहबाई साहब अपनी लाठी टेकते हुए आ जाएंगे, और उसके बाद चल ये काम सोशल मीडिया के ऊपर चलना शुरू हो जाएगा, और फिर आखिरकार किसी न किसी लेवल पर किसी न किसी हुकूमती ओहदेदार को इस पर आकर वजाहत करनी पड़ेगी, और उसके बाद इमरान खान साहब एंट्री मार देंगे। यही एक प्रोपेगेंडे का तरीक़ाकार है जो पाकिस्तान तरीक़े इंसाफ आज से नहीं तवील अरसे से इसको टोक रही है, लेकिन इसको रोकना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ख़ास तौर पर ये जो ओवरसीज़ सेटल्ड लोग हैं
इनके लिए कोई ख़ास कोई ना शिकंजा या कोई लॉस ऐसे, या कम से कम उन हुकूमतों में जहाँ जहाँ पर ये लोग बैठ कर उनकी सरज़मीन को पाकिस्तान के ख़िलाफ़ इस्तेमाल करते हैं, कम से कम कुछ ऐसा कोई इनको कोई तरीक़ाकार सोचना चाहिए। अदरवाइज़ ये जिस तरीके से बैठकर पाकिस्तान की मईशत, पाकिस्तान की माशरत और पाकिस्तान के लोगों के मुस्तकबिल से खेल रहे हैं, ये यकीनी तौर पर एक लम्हा फ़िक्री है और हमें इसके ऊपर फ़ौरी तौर पर तवज्जो देने की ज़रूरत है। जनरल आसिम मुनीर साहब वाक़तन इस वक्त जिसके बारे में कहते हैं ना, मैं तो खटकता हूँ दिल यज़दा में कांटे की तरह, आसिम मुनीर साहब यकीनी तौर पर पाकिस्तान मुखालफ, पाकिस्तान दुश्मन क़ुव्वतों में कांटे की तरह खटक रहे हैं और जिसका इजहार सबूत मैंने अभी आपके सामने पेश किए हैं। अपनी राय का ज़रूर इजहार कीजिएगा। आपका बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।